साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम देख रहे थे सामाजिक अध्ययन के अलग-अलग विषय, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और सीजीजीएस के प्रश्नों को। इसी क्रम में हम सामाजिक अध्ययन का आज दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और पुनः हम 70 प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं। सभी प्रश्नों की सरल व्याख्या पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही आपके लिए उपयोगी हो, ऐसा हमारा प्रयास है। चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर, जो कि इतिहास विषय का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार किस स्थान पर पाया गया था? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या डी कालीबंगा। विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ जो है ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो में पाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर पशुपति की मूर्ति भी प्राप्त हुआ था। याद रखिए, मोहनजोदड़ो का अन्य नाम सिंध का बाग या फिर नखलिस्तान भी कहा जाता है इन्हें। और इसके अलावा बड़े मात्रा पे मानव के कंकाल मिलने के कारण इन्हें मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा पर यदि देखें तो हड़प्पा में R37 व H प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं और साथ ही यहाँ पर अन्नागार और योगी की मूर्ति प्राप्त हुआ है। लोथल को यदि हम लोग देखेंगे तो लोथल जो है गोदीबाड़ा या डाकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है। और साथ में ऑप्शन नंबर डी जो है कालीबंगा, कालीबंगा जो है यहाँ पर जुते हुए खेत और यज्ञ वेदियाँ प्राप्त हुई है। इसके अलावा यदि हम लोग देखेंगे तो कई बार इनके नदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें एक कोड वर्ड से याद रख सकते हैं। जैसे कि हड़प्पा तो शुरू का लेटर ह और नदी वाला लेटर रा, तो हरा, हरा से क्या हो रहा है? हड़प्पा रावी नदी। मोहनजोदड़ो को यदि देखेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मोसी करके, तो मोसी में मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी और लोभी मनुष्य को भोगना पड़ता है, तो यहाँ लो से लोथल और भोगना से भोगवा नदी, इसलिए यहाँ लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगा को यदि आप लोग देखना चाहेंगे तो बंग से है यहाँ पर बेंगल, और बेंगल मतलब होता है चूड़ियाँ। तो कभी भी आप लोग देखते हैं कि महिलाएं जो रहती है वो चूड़ियाँ लेने के लिए क्या करती है? जिद करती है, और जिद को हम लोग छत्तीसगढ़ी में यदि देखा जाए तो बोलते हैं घक्खर। तो यहाँ पर कालीबंगा जो है वो घग्घर नदी के तट पर स्थित है। इस तरीके से हम लोग देखें, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर और कालीबंगा जो है वो घग्घर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र और प्रमुख नदी किसे माना गया है? ए गंगा, बी सिंधु, सी सरस्वती या डी यमुना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरस्वती। सरस्वती को ऋग्वेद में नदी तमा के नाम से पुकारा गया है। इसका लगभग 50 से 70 बार उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद जो प्रमुख नदी का नाम आता है वो है सिंधु नदी का। सिंधु नदी का उल्लेख लगभग 30 से 50 बार मिलता है और सिंधु नदी का महत्व जो है वो आर्थिक रूप से अत्यधिक था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कुंडलपुर या वैशाली, बी पावापुरी, सी लुम्बिनी या डी सारनाथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुंडलपुर, या कहीं कहीं आपको कुंडल ग्राम भी मिलेगा जो कि वैशाली के निकट था। अगले ऑप्शन पर यदि हम लोग देखेंगे तो पावापुरी में स्वामी महावीर का मृत्यु हुआ था, जिसे निर्वाण स्थल कहा गया। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आप इसे गोलू शब्द से याद रख सकते हैं, गो से गौतम और लू से लुम्बिनी। और डी ऑप्शन नंबर जो है सारनाथ, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। अब यदि हम लोग स्वामी महावीर के जन्म के और मृत्यु के कालावधि को देखें तो 599 ईसा पूर्व जो है ये जन्म था और
527 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु अर्थात निर्वाण हुआ था। कहीं कहीं आपको ये जन्म जो है 540 ईसा पूर्व और निर्वाण जो है वो 468 ईसा पूर्व मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन ए उपगुप्त, बी अश्वघोष, सी वसुमित्र या डी नागार्जुन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपगुप्त। इसके व्याख्या पर यदि हम लोग बात करें तो वास्तव में अशोक जो है निग्रोध के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपनाया था और उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षा प्रदान किए थे। चूंकि यहाँ पर ऑप्शन में निग्रोध नहीं है इसलिए हम लोग आंसर यहाँ पर उपगुप्त लिए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी स्कंदगुप्त। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। आप इसे सने करके याद रख सकते हैं, स से समुद्रगुप्त और ने से नेपोलियन। वास्तव में समुद्रगुप्त जो है बचपन से ही पृथ्वी को जीतने का सपना देखता है और इसी वजह से उनको धरणीबंध का उपाधि दिया जाता है और साथ में ही ये अपने जीवन काल में 100 युद्धों को जीता रहता है, इसीलिए इसे 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम लोग ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य को देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनका अन्य नाम शेंड्रोकोटस के नाम से भी इनकी पहचान की गई है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनकी जो उपाधि है विक्रमादित्य, गडारी और सकारी था। साथ ही इन्हीं के दरबार में महाकवि कालिदास, वराह मिहिर और धन्वंतरी जैसे विद्वान निवास करते थे। ऑप्शन नंबर डी पर यदि हम लोग देखते हैं तो स्कंदगुप्त के समय में ही हूण आक्रमण हुआ था। छठवां प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी हर्षवर्धन, सी कनिष्क या डी राजराज चोल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा की थी। आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं, सॉन्ग का मतलब होता है गीत और जब हम लोग कोई गीत सुनते हैं तो हमारे हर्ष में क्या होता है, वृद्धि होता है, हम खुश हो जाते हैं, बढ़ जाता है हमारा खुशी जो है, इसीलिए सॉन्ग सुनने से हमारा हर्ष क्या हुआ, बढ़ा, तो हर्षवर्धन। याद रखिए ह्वेनसांग जो था वो 630 से 640 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा किए थे। इसके अलावा यदि हम लोग अन्य विकल्प पर बात करेंगे तो अन्य विकल्प में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनके शासनकाल में फाहियान जो था वो भारत यात्रा किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन और डी अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल जो था 1236 से 1240 ईस्वी तक था और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। इन्होंने ही 40 सरदारों का एक संगठन बनाया जिसको तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना गया। इक्तेदारी प्रणाली की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने ही की थी। चलिए देखते हैं अगले इसके ऑप्शन को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इन्होंने गुलाम वंश की नींव 1206 ईस्वी में रखी थी और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया था। साथ ही इनका उपाधि को यदि हम लोग देखेंगे तो लाख बख्श और चंद्रमुखी कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि थी। सी नंबर बलबन को यदि हम लोग देखें तो बलबन का वास्तविक नाम गयासुद्दीन बलबन था और इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति चलाई थी। साथ ही सिजदा एवं पाबोस की प्रथा का भी प्रचलन किया था। ऑप्शन नंबर डी को यदि देखें अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाए थे, साथ ही स्थायी सेना को
रखना शुरू किए थे। कारण था मंगोल आक्रमण। इनके समय में मंगोल आक्रमण बहुत बार हुआ, इस वजह से इन्होंने स्थायी सेना रखना शुरू किया और हुलिया और दाग की प्रथा अर्थात उच्चतम किस्म के घोड़ों को इन लोग दागते थे, जिसे हुलिया और दाग प्रथा कहा गया। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किन के बीच में लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए है बाबर और इब्राहिम लोदी, बी अकबर और हेमू, सी हुमायूं और शेरशाह सूरी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और बाबर जो है वो विजयी रहा। इसमें सबसे पहली बार इन्होंने तोप का प्रयोग किया और तुलुगमा पद्धति का भी प्रयोग किया। तुलुगमा पद्धति होता है जिसमें दुश्मन दुश्मन पर आगे और पीछे दोनों तरफ से वार किया जाता है। इसी युद्ध में बाबर ने चांदी के सिक्के बंटवाए थे, जिसके कारण लोगों ने इन्हें कलंदर की उपाधि दी थी। दूसरा जो दिया है अकबर और हेमू, वास्तव में ये अकबर का सेनापति मानसी और हेमू के बीच का लड़ाई था, जो कि पानीपत का दूसरा युद्ध था, जो 1556 में लड़ा गया, नवंबर 1556 में लड़ा गया, और इसमें अकबर जो है वो विजयी रहा। ऑप्शन नंबर डी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ये युद्ध हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, जो 1761 में हुआ, और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली जो है वो विजयी रहा। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा स्थापित धार्मिक मार्ग दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? इसका ऑप्शन है राजा मानसी, बी राजा टोडरमल, सी बीरबल और डी तानसेन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीरबल, जिसका अन्य नाम महेश दास भी था। वास्तव में दीन ए इलाही जो इसकी शुरुआत जो थी, इसकी शुरुआत 1582 में अकबर द्वारा की गई थी। और दीन ए इलाही क्या थी भाई? तो ये एक सभी धर्मों के अच्छे कार्यों का संरक्षक था। इसमें सभी धर्मों के अच्छे अच्छे कार्यों को अपनाया जाता था। 1583 ईस्वी में दीन ए इलाही को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। अन्य ऑप्शन पर यदि हम लोग देखेंगे तो राजा मानसिंह जो था वो अकबर का सेनापति था। राजा टोडरमल जो था वो अकबर का राजस्व मंत्री था, और दहसाला पद्धति की शुरुआत टोडरमल के द्वारा ही की गई थी। तानसेन अकबर के दरबार का संगीतकार था। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों को व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे जाता है? ए एनी बेसेंट, बी मैडम ब्लॉतस्की, सी राजा राममोहन राय और डी स्वामी विवेकानंद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है 1875 में न्यूयॉर्क शहर में, जो कि अमेरिका में है, कर्नल हेनरी अल्कॉट और मैडम ब्लॉतस्की के द्वारा किया गया था, जिसको भारत में व्यापक रूप से फैलाने का काम जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग और डी लॉर्ड कर्जन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग का जो कालावधि था वो 1856 से 1862 के बीच में था, और ये अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था। इसके बाद जितने भी आए उनके नाम वायसराय के नाम से जाने जाते थे। याद रखिए, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56 के बीच में था, और इसी समय इन्होंने हड़प नीति को लाया, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर व्यपगत का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसके तहत ऐसे राजा जिनके स्वयं के संतान नहीं थे, उनके सत्ता को अपने में मिला लिया जाता था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है 1828 से 1835 तक थे, और इसी बीच 1829 में सती प्रथा और ठगी प्रथा पर इन्होंने रोक लगाया था। साथ ही शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी करने की शुरुआत की थी। लॉर्ड कर्जन जो है 1905 में बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी थे, और इन्होंने ही पुरातत्व विभाग का गठन किया था। ये प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना
किसने की थी? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजा राममोहन राय या डी रामकृष्ण परमहंस। सही आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश का जो रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। साथ ही दयानंद सरस्वती ने ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कहाँ की गई थी? ए कलकत्ता, बी मुंबई, सी मद्रास या डी दिल्ली। याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा बम्बई या मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो W.C. बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कलकत्ता में 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और तीसरा अधिवेशन जो है 1887 में मद्रास में हुआ जिसका अध्यक्ष जो थे वो तैयब जी जो कि पहले मुस्लिम थे। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी विपिन चंद्र पाल और डी सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये जो उक्ति है हुमरुल लीग अर्थात 1916 के दौरान बाल गंगाधर तिलक द्वारा बोला गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन 1905 को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? ए 1911, बी 1919, सी 1907 और डी 1915। याद रखिए, बंगाल विभाजन का जो रद्द है 1911 में किया गया था। 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा तब इसके मुख्य अतिथि इंग्लैंड के महाराजा जॉर्ज पंचम और उसकी महारानी थे और इसी समय बंगाल विभाजन का रद्द की घोषणा की गई। साथ ही राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली जो है वो ट्रांसफर किया गया और पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान जनगण मन की गान किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? ए खेड़ा, बी चंपारण, सी बारदोली और डी अहमदाबाद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण में। चंपारण में गांधी जी का पहला और सफल सत्याग्रह था जो कि 1917 में हुआ था और ये जो है नील की खेती के विरुद्ध में किया गया था। साथ ही इसमें एक पद्धति थी तिनकठिया जो भूमि के 3/20 हिस्से पर आधारित थी। इसका इसमें विरोध किया गया था और गांधी जी सफल हुए थे। इसके पश्चात में फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद में हुआ था और इसके पश्चात में मार्च 1918 में ही खेड़ा में हुआ था। याद रखिए, बारदोली सत्याग्रह जो है वो 1928 में हुआ और इसका नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया और इसी सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत का आगमन अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था जिसका तीव्र विरोध किया गया था? ए 1927, बी 1928, सी 1929 या डी 1930। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1928। वास्तव में साइमन कमीशन का जो गठन है 1927 में होता है और वह भारत जो है 1928 में आया और इसके आने के बाद में ही इसका बहुत कड़ा विरोध हुआ और साइमन गो बैक अर्थात साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। कारण क्या था इसमें? क्योंकि इसमें सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, इसमें एक भी भारतीय सदस्य जो है वो शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इंकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर आजाद, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस और डी मोहम्मद इकबाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह। क्या बोल रहा है इसको ध्यान से समझे। प्रसिद्ध इंकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो लोकप्रिय बनाने के लिए भगत सिंह जिम्मेदार थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है
मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ए आजाद हिंद फौज, बी फॉरवर्ड ब्लॉक, सी क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी या डी स्वराज पार्टी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। आजाद हिंद फौज का जो गठन है इसको भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जो है कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी की जो स्थापना है जनवरी 1923 में देश बंधु चितरंजन दास, जिसे सीआर दास के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा किया गया था और इसके सचिव जो थे वो मोतीलाल नेहरू जी थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? वर्धा या बंबई, लाहौर, कराची या कलकत्ता? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वर्धा या बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है जो कि 21वां नंबर का प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की योजना माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की थी? ए 3 जून 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950 या डी 16 मई 1946। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 जून 1947। वास्तव में इस योजना को इस तिथि के नाम पर ही 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो अंतिम वायसराय थे। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? ए लक्ष्मण सेन, बी धर्मपाल, सी कनिष्क या डी जो है वो हर्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचयिता जो जयदेव जो थे लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो चरक संहिता है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? ए गुरु नानक देव, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु तेग बहादुर या डी गुरु गोविंद सिंह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के 10वें गुरु थे और इसके पश्चात में गुरु ग्रंथ साहिब को ही इन्होंने अगला गुरु घोषित कर दिया। इसके पश्चात में कोई भी व्यक्ति के बजाय ग्रंथ को ही अगला गुरु ये घोषित कर दिए। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, गुरु नानक देव, ये सिख धर्म के संस्थापक थे। दूसरा विकल्प है गुरु अर्जुन देव, ये सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने ही आदि ग्रंथ का संकलन किया था। जहांगीर के द्वारा इनको शहीद करवा दिया गया था। सी नंबर का ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, ये सिखों के 9वें गुरु थे और धर्म की रक्षा के कारण औरंगजेब के द्वारा इनके शीश को कटवा दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ए दिल्ली, बी लंदन, सी पेरिस या डी मुंबई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है इसका जो शुरुआत है नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक किया गया था। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं जिसमें केवल एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जो कि दूसरा क्रम का गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस जो है वो भाग लेता है। पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेता। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग या डी लॉर्ड कर्जन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने ही भारत में नागरिक सेवा की जो है वो बात की थी। साथ ही कॉर्नवालिस ने ही 1793 में जमीन के लिए स्थायी बंदोबस्त की नीति लाए थे। इसके अलावा लॉर्ड वेलेस्ली जो थे सहायक संधि की नीति लाए थे 1798 से 1805 के बीच। सी नंबर का विकल्प हम देख चुके हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत 1829 में किए और कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का कार्य किया गया था।
दूसरा सेक्शन में भूगोल का प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 26 है, पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल या डी बृहस्पति। इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के सबसे निकटतम मतलब सबसे नज़दीक में जो है वो शुक्र ग्रह है। यहाँ पर शुक्र से संबंधित अन्य फैक्ट के बारे में बात करेंगे तो शुक्र ग्रह का अंग्रेजी में नाम वीनस है और कई बार इसको अंग्रेजी नाम को भी दे दिया रहता है। साथ ही इनको संध्या और भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये शाम और सुबह वाले टाइम पे देखेंगे तो सबसे चमकीला दिखाई देता है। तो ये शुक्र ग्रह जो है वो संध्या और भोर का तारा भी कहलाता है। साथ ही इनका आकृति और द्रव्यमान जो है पृथ्वी के लगभग समान होने के कारण पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। मंगल जो है इसको लाल ग्रह के नाम से जानते हैं और बृहस्पति जिसको अंग्रेजी में जुपिटर बोलते हैं, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। साथ ही यदि बुध के बारे में देखेंगे तो सूर्य का सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो है बुध। कई बार पूछा जाता है कि सूर्य से सबसे नज़दीक में कौन सा ग्रह है, तो वो है बुध। इससे संबंधित यदि हम लोग देखें तो कई बार सौर मंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों को जमाने के लिए दे देता है कि कौन सा क्रम है जो कि सही है। तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं, ये एक सूर्य है तो इसके साथ में बी एस पी एम बी सावी करके बी एस पी एम बी सावी मतलब एस ए वी वाई, इसको आप याद रखेंगे तो बी फॉर बुध, एस फॉर शुक्र, पी फॉर पृथ्वी, एम फॉर मंगल, बी फॉर बृहस्पति, एस शनि, ए अरुण, वी वरुण और लास्ट में है यम। यम को ग्रह नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर जो क्रम है वो कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए आप इसे बी एस पी एम बी सावी इस तरीके से याद रखेंगे। कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, मकर रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? इसमें देखेंगे ऑप्शन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 0 डिग्री अक्षांश। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अक्षांश। अक्षांश रेखा क्या होता है यदि हम लोग देखेंगे तो पूर्व से लेके पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई जो रेखा है वही रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। अब यदि हम लोग देखेंगे तो ग्लोब के ठीक बीचों बीच में जो खींची गई रेखा है इसका मान रहता है 0 डिग्री और इसे ही भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर कहा जाता है। इसके ऊपर में जो जाता है ये उत्तर दिशा है और इसके नीचे में जो जाता है वो दक्षिण दिशा है। तो 0 डिग्री से ठीक 23.5 डिग्री ऊपर में जो अक्षांश स्थित है उसको बोला जाता है कर्क रेखा, लाइन ऑफ कैंसर। और 0 डिग्री से जो दक्षिण दिशा में है 23.5 डिग्री में उसको बोला जाता है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अक्षांश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ए इंदिरा काल, बी कन्याकुमारी, सी इंदिरा पॉइंट या डी किबिथु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। जब देखते हैं हम लोग भारत के नक्शे में तो ये हमारा भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा है। अब यदि हम लोग देखेंगे तो सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। प्राचीन में इसका जो नाम था वो पिग्मेलियन पॉइंट था और इसका मुख्य भूभाग यदि बोला जाए तो दक्षिणी पॉइंट का मुख्य भूभाग जो है वो कन्याकुमारी या फिर कैप कमोरिन है। इंदिरा काल को यदि देखा जाए तो ये सबसे उत्तर दिशा में जो स्थित है ये इंदिरा काल है और किबिथु जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित, अर्थात ये सबसे पूर्वी बिंदु है। और गुजरात राज्य में आप देखेंगे गुहार मोती जो है वो सबसे पश्चिमी बिंदु है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी माही, सी तापी, डी गोदावरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माही नदी। माही नदी जो है वो सबसे पहले मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश से निकलकर कहाँ जाती है? राजस्थान में। तब एक बार ये क्रॉस करती है, अब राजस्थान के पश्चात ये पुनः
दक्षिण दिशा में बहती है और गुजरात राज्य में जब जाती है तो ये इनका जो दिशा को देखा जाए तो पहले ये एमपी से निकलकर उत्तर दिशा की ओर बहती है और उत्तर के पश्चात में ये फिर दक्षिण की ओर जाती है, तब ये 2 बार कर्क रेखा को पार करती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, बी बुलर झील, सी लोकटक झील या फिर डी सांभर झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुलर झील जो है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील जो है वो बुलर झील में है। इसके बाद में यदि हम लोग चिल्का झील को देखें तो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि खारे पानी की झील है, और सांभर झील भी खारे पानी की झील है, जो कि राजस्थान में है। इसके अलावा लोकटक झील जो है, लोकटक झील जो है वो ये मणिपुर में है, और ये जो है इसमें एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल नाम जाऊ जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए शरावती नदी कर्नाटक, बी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश या सी कावेरी नदी तमिलनाडु और डी जो है वो गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा, जोग को गरसोप्पा भी बोला जाता है, जोग या गरसोप्पा करके। तो ये जो वाटरफॉल है शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा यदि हम लोग देखेंगे तो नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश जो है, नर्मदा नदी भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात जो है स्थित है, और कावेरी नदी पर यदि हम लोग देखेंगे तो एक सेतु जो है शिव समुद्रम सेतु जो है वो बना हुआ है कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की ओजोन परत मुख्य रूप से किस परत में पाई जाती है? याद रखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, ओजोन परत। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, बाह्य मंडल में। कभी कभी इसका अंग्रेजी नाम को ही डायरेक्टली दिया रहता है, हिंदी नाम नहीं रहता, जैसे क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, समताप स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल मीजोस्फियर और बाह्य मंडल एक्सोस्फियर। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन क्या करता है, तो ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है, जिसके कारण कई बीमारियों से बचाव होता है। यदि हम लोग देखेंगे क्षोभ मंडल जो है, तो पृथ्वी में जो वायुमंडल का परत है सबसे निचला परत जो है वो क्षोभ मंडल है, उसके पश्चात में आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल और फिर आता है बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादलों का फटना, बिजली का कड़कना, अनेक मौसमी घटनाएं घटती रहती है। समताप मंडल जो है, ये जो है हवाई जहाज के चलने के लिए एक आदर्श स्थिति रहता है। मध्य मंडल पर यदि हम लोग देखेंगे तो मध्य मंडल में अलग अलग प्रकार के उल्का पिंड जो है वो जलते हैं, और ये जो मंडल रहता है वो सर्वाधिक ठंडा वाला रहता है। साथ में इसके बीच में एक और मंडल आता है जिसको हम लोग आयन मंडल कहते हैं। सैटेलाइट और रेडियो तरंगों का जो परावर्तन है आयन मंडल से ही होता है। बाह्य मंडल मतलब यहाँ से अंतरिक्ष शुरू होता है, और कई प्रकार के जो गैसें हैं जैसे हाइड्रोजन और हीलियम इसी जगह में विद्यमान होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा, मासिन राम जो है वो मेघों का आलय अर्थात मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ए एक सींग वाला गैंडा, बी बंगाल टाइगर, सी एशियाई शेर और डी बारहसिंगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम राज्य में स्थित है, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बंगाल टाइगर के यदि हम लोग बारे में बात करेंगे तो बंगाल टाइगर जो है वो बंगाल के सुंदरवन में पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम लोग एशियाई शेर के बारे में बात करें तो एशियाई शेर जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, वहाँ पर ये पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रबी की फसल की बुआई मुख्य रूप से किन महीनों में की जाती है? ऑप्शन ए जून जुलाई, बी अक्टूबर नवंबर, सी मार्च अप्रैल, डी जनवरी फरवरी।
सही आंसर हो जाएगा, पहले हम लोग रबी की फसल के बारे में यदि हम लोग जान जाएँ कि रबी का फसल कौन-सा होता है, तो हम इसका आंसर को आसानी से लगा सकते हैं। खरीफ का फसल जो रहता है वो धान का फसल रहता है, अर्थात रबी का जो फसल रहेगा जैसे चना, गेहूँ, तिवरा, ये होता है रबी का फसल। और आप सभी को पता है कि चना, गेहूँ और तिवरा जो है अक्टूबर-नवंबर के महीने में बोई जाती है। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रबी की फसल अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है। जून-जुलाई में कौन-सा होता है? तो ये खरीफ का फसल जो कि धान होता है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है? बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी महानदी, सी गोदावरी और डी सतलुज। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, महानदी पर। महानदी पर जो उड़ीसा राज्य में सबसे लंबा मिट्टी का बांध बना हुआ है, जिसकी कुल लंबाई को यदि हम लोग देखेंगे तो लगभग 25.8 अर्थात 26 किलोमीटर के करीब। और यदि बांध का जो मुख्य रूप से बांध की लंबाई है उसको यदि देखा जाए तो लगभग 4.8 किलोमीटर अर्थात 5 किलोमीटर के लगभग ये बना हुआ है। अगला प्रश्न यदि हम लोग देखेंगे तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला कृष्णा नदी, बी कावेरी नदी, सी गोदावरी नदी और डी पेरियार नदी। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो आंसर इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? नागार्जुन सागर को जो अर्जुन थे वो हमेशा कृष्ण के साथ में ही रहते थे, तो नागार्जुन से कृष्ण को आप रिलेट करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश और गोवा, बी राजस्थान और गोवा, सी मध्य प्रदेश और सिक्किम, डी राजस्थान और सिक्किम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, आपको पता होगा कि राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य है। तो इस स्थिति में दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे, अब बच गया राजस्थान और गोवा और राजस्थान और सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान और गोवा। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? ए जोजिला, बी सिपकिला, सी नाथुला, डी रोहतांग दर्रा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि दर्रा होता क्या है। तो दो पहाड़ के बीच में एक जो रास्ता होता है, आप देखे होंगे ऐसे दो पहाड़ है और इनके बीच में जो एक रास्ता बना होता है यही कहलाता है दर्रा। आमतौर पर इसका जो निर्माण जो है नदियों के द्वारा, जब नदियाँ दो पहाड़ के बीच में से गुजरती है तो पहाड़ को काट कर क्या कर देती है, रास्ता बना देती है और बाद में नदियों के सूख जाने से यहाँ पर दर्रे का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। लेह जो है वो लद्दाख में स्थित है। इसके अलावा यदि हम लोग सिपकीला दर्रा को देखेंगे तो सिपकीला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये तिब्बत को जोड़ता है। इसके बाद में यदि हम लोग देखेंगे नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है और ये भी सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा के बारे में यदि देखेंगे तो रोहतांग दर्रा पुनः हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या फिर गोदावरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है कौन कौन से देश से होकर बहती है और इनके और कौन कौन से अन्य नाम हैं। अगला सेक्शन है राजनीति शास्त्र से। इसमें हम संविधान से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 41 दिया गया है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्थायी अध्यक्ष का नाम पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें देखते हैं यदि हम लोग संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था इसे पूछा जाता है कई बार 9 दिसंबर 1946 को और इसी बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसके पश्चात में इसके जस्ट एक दिन अंतराल अर्थात 11 दिसंबर 1946 को पुनः बैठक आयोजित किया गया जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950 और डी 9 दिसंबर 1946। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। इसी में एक और शब्द आता है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। ये तीनों शब्द आपको एक साथ देखने को मिलेंगे कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। और इसी वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अगले क्रम में यदि हम लोग देखेंगे तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और 9 दिसंबर 1946 ये जो दिया गया है ये संविधान सभा का पहली बैठक वाला तिथि है। अगला है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए अमेरिका, बी जर्मनी वाइमर संविधान, या सी ऑस्ट्रेलिया और डी दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध को लिया गया है और ये आपातकालीन उपबंध जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। 44वां नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार वर्णित हैं? ए 7, बी 6, सी 10 या डी 11। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 मौलिक अधिकार संविधान में वर्णित है। देखा जाए तो पूर्व में ये जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो 7 थी और 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे संविधान संशोधन 1978 में किया गया और इसे मौलिक अधिकार से हटाकर, जो कि अनुच्छेद 31 में था, उसे हटाकर वैधानिक या कानूनी अधिकार प्रदान किया गया अनुच्छेद 300A के तहत। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 86वां संशोधन और डी 73वां संशोधन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44वां संशोधन, जो कि 1978 में हुआ और इसी संशोधन के तहत 7वें मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था और ये पूर्व में अनुच्छेद 31 में था, उसको हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बनाया गया। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात मिनी या लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है और ये हुआ था 1976 में। और 42वां संविधान संशोधन के तहत ही प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन को देखेंगे तो ये 1992 में हुआ था और ये पंचायत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 17 या फिर 18। इसका सही आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत संबंधी जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद नंबर सी अर्थात 17। अनुच्छेद 17 के तहत ही छुआछूत का जो भेदभाव है उसको अंत करने के लिए प्रावधान किया गया है। अन्य ऑप्शन को देखें, अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार अर्थात कानून के समक्ष सभी समान हैं, ये कहता है। अनुच्छेद 15 जो है इसमें 5 आधार जैसे जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और नस्ल या फिर वंश, इन 5 आधारों पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 18 में जो दिया गया है उपाधियों का अंत। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष या फिर डी 21 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। याद रखें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन तीनों के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है?
ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी लोकसभा अध्यक्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। यहाँ पर पदेन सभापति से आशय है कि उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति स्वतः ही राज्यसभा का सभापति होता है और इसका उल्लेख जो है वो संविधान के अनुच्छेद 64 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका उल्लेख संविधान के 155 नंबर के अनुच्छेद में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है? ए 8वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची या डी 11वीं अनुसूची। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है और ये जो है 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में दिया गया था, इसी के तहत ये कानून जो है वो लागू है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बलवंत राय समिति ने कितने स्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी? ए द्विस्तरीय, बी त्रिस्तरीय, सी 4 स्तरीय या फिर 1 स्तरीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिस्तरीय की संकल्पना जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था, जो कि 1957 में ये समिति आया था और इसमें इन्होंने 3 स्तरों पर पंचायत की स्थापना की बात कही थी। इसी के तहत सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई थी। अगला ऑप्शन यदि हम लोग देखें इसमें तो द्विस्तरीय पंचायती राज को अपनाने के लिए अशोक राय मेहता समिति ने कहा था और 2 स्तरों के लिए अपनाने के लिए हम देखें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो थे वो 2 स्तरों वाला पंचायती राज की स्थापना किए थे। सी नंबर का ऑप्शन जो कि 4 स्तरीय था, तो 4 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना जीवीके राव समिति ने 1985 में दिया था और इसी के तहत पश्चिम बंगाल में 4 स्तर वाला पंचायती राज की स्थापना की गई थी। अगला है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, बी 356, सी 360 और डी 368। याद रखिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368 में दिया गया है। इसी के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की जाती है। अन्य ऑप्शन को यदि देखेंगे तो अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये तीनों के तीनों जो है आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई है जो कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह, इन 3 परिस्थितियों के निर्मित होने से राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। जब राज्य में संवैधानिक विफलता सामने आती है तब अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और इसे ही राज्य का आपातकाल भी कहा जाता है। अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल है। भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग है? ए 1/5, बी 1/10, सी 1/3 या फिर डी 1/4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/10। गणपूर्ति क्या होता है? तो किसी भी अगर बैठक हो रही है तो उस बैठक की कार्यवाही संपन्न करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या को ही गणपूर्ति या फिर कोरम कहा जाता है कि यदि उतने सदस्य नहीं आए तो बैठक की कार्यवाही नहीं की जा सकती, अर्थात उतने सदस्य अनिवार्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, TN सेशन, सुनील अरोड़ा या फिर KV सुंदरम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुकुमार सेन। ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और 1951-52 में हुए चुनाव पर इन्होंने अपना सर्विस दिया था।
अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 2002, बी 2005, सी 2010 या फिर 1999। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005। अगला प्रश्न है जो कि सेक्शन नंबर 4 अर्थशास्त्र से है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? ए कृषि और संबद्ध गतिविधियां, बी विनिर्माण उद्योग, सी बैंकिंग और बीमा और डी है परिवहन एवं संचार। यहाँ पर देखेंगे तो अर्थशास्त्र में जो क्षेत्र हैं उनको 3 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। पहले क्षेत्र में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र आते हैं, अर्थात जो कि प्राकृतिक हमको रिसोर्सेस हैं, ये सभी कृषि और संबद्ध गतिविधियां में शामिल रहती हैं। इनमें पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। दूसरे में यदि हम लोग देखेंगे तो विनिर्माण उद्योग, जितने भी विनिर्माण होते हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और थर्ड जो क्षेत्र है या तृतीय क्षेत्र है, इसमें सेवा का जो क्षेत्र है वो शामिल है। इस हिसाब से यदि हम लोग देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और संबद्ध गतिविधियां, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विनिर्माण जो उद्योग है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है और बैंकिंग और बीमा, साथ ही परिवहन और संचार, ये सभी जो है वो तृतीय क्षेत्र में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? ए नीति आयोग, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी भारतीय रिजर्व बैंक या फिर डी वित्त मंत्रालय। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय का जो आकलन करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, अर्थात सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935, 1949, 1955 या 1969। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935। इसका स्थापना जो है 1935 में हुआ था और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, अर्थात नेशनलाइजेशन हुआ था। 59वां नंबर का प्रश्न है, भारत में 1 रुपए के नोट और सिक्कों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ए गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, बी वित्त सचिव भारत सरकार, सी केंद्रीय वित्त मंत्री या फिर डी भारत के राष्ट्रपति। सही आंसर हो जाएगा 1 रुपए के नोट और सिक्कों पर जो हस्ताक्षर होते हैं ऑप्शन नंबर बी वित्त सचिव भारत सरकार का जो है हस्ताक्षर होता है। और अन्य नोटों पर यदि देखा जाए तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का जो साइन है वो अन्य नोटों पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध भारत में किसके उत्पादन बढ़ाने से है? ए खाद्यान्न उत्पादन, बी दुग्ध उत्पादन, सी मत्स्य उत्पादन और डी अंडा उत्पादन। सही आंसर हो जाएगा, आप देख रहे हैं श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, और इसमें यदि लॉजिक लगाया जाए तो आप देखेंगे दूध का रंग सफ़ेद होता है, इसलिए दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति जो है वो संबंधित है। और इसको देने वाले कौन थे? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जो थे वो दुग्ध क्रांति या फिर श्वेत क्रांति को दिए और इसे ही ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किस तिथि को की गई? ए 1 जनवरी 2015, बी 15 अगस्त 2014, सी 26 जनवरी 2015 और डी 1 अप्रैल 2016। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। क्यों की गई? ताकि इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए नए नए विचार आ सके। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी या फिर डी विश्व व्यापार संगठन। इसमें यदि आप प्रश्न पर ध्यान देंगे तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है करके, तो जो मानव के विकास से संबंधित संस्था होगी वही मानव विकास सूचकांक को जारी करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन विश्व बैंक है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कि नहीं हो सकता, और चौथा ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर बनी रहती है कहलाती है?
ए अवस्फीति डिफ्लेशन, या बी स्टैगफ्लेशन, सी अति मुद्रास्फीति और डी मंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन से यदि हम लोग देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले दो शब्द दिया गया है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। वास्तव में मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ यदि हम लोग समझे तो महंगाई से है, और जब महंगाई बढ़ता है तो महंगाई के बढ़ने से लोगों का जो क्रय शक्ति है वो घट जाता है, और जैसे ही क्रय शक्ति घटा तो लोग सामान लेना कम कर देते हैं, और जब सामान लेना कम कर देते हैं तो इससे उत्पादन घट जाता है, और उत्पादन घटने से लोगों को रोजगार मिलना कम होने लग जाता है, और इसी से बेरोजगारी की स्थिति निर्मित हो जाती है। अगला प्रश्न है जो कि छत्तीसगढ़ विशेष से है। इसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम या राज्य पुनर्गठन के तहत हुआ था? ए मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, बी 84वां संविधान संशोधन, सी 73वां संविधान संशोधन, या डी छत्तीसगढ़ राज्य अधिनियम 1999। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन इसी अधिनियम के तहत में हुआ था। बी नंबर का यदि हम लोग देखेंगे 84वां संविधान संशोधन जो है वो ये 2001 में हुआ था। सी नंबर का ऑप्शन यदि हम लोग देखेंगे 73वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ था, और ये पंचायत से संबंधित है। याद रखें इसमें छत्तीसगढ़ से संबंधित और कुछ अन्य फैक्टों पर यदि हम लोग बात करें तो उस समय जब छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ का जो राज्य बनने के क्रम में 26वां क्रम था। कभी कभी ये पूछा जाता है, इसलिए याद रखें। और कौन से अनुच्छेद के तहत ये बना? तो अनुच्छेद नंबर 3 के तहत ये बना था। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह किस जमींदारी से संबंधित थे? ऑप्शन ए सोनाखान, बी बलौदाबाजार, सी सारंगढ़, या डी छुईखदान। सही आंसर हो जाएगा वीर नारायण सिंह जो थे सोनाखान जमींदारी से संबंधित थे। प्रारंभ में सोनाखान जो है रायपुर जिला में आता था, लेकिन जब बलौदाबाजार जिला बना तब ये वर्तमान में बलौदाबाजार जिला में शामिल है। याद रखें छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह की पुण्य स्मृति में 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अवकाश रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1857 को ही वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है और यह दीपावली के अवसर पर किया जाता है? तो देखकर आपको पता चल गया होगा। ए सुआ नृत्य, बी कर्मा नृत्य, सी पंथी नृत्य और डी राउत नाचा। इसका सही आंसर हो गया तोता से संबंधित जो है वो सुआ नृत्य है और यह दिवाली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी को पता होगा कि सुआ नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ में केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है और बिना किसी वाद्य यंत्र के ताली के थाप पर एक टोकरी में तोते को रखकर किया जाता है और ये माना जाता है कि ये जो तोता है वास्तव में गौरा गौरी का क्या है, प्रतीक है। बाद में इसे एक लाल रंग के कपड़े से ढक दिया जाता है। कर्मा का जो नृत्य है ये आदिवासियों में प्रचलित है और पंथी आदिवासी में जैसे हम लोग देखेंगे तो जो गोंड है, बैगा है, इन लोग कर्मा का नृत्य जो है वो करते हैं। सी नंबर को यदि देखेंगे पंथी नृत्य, तो पंथी नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के लोगों के द्वारा किया जाता है। और डी नंबर को यदि हम लोग देखेंगे राउत नाचा जो है ये यदुवंशियों के द्वारा किया जाता है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पंथी नृत्य के छत्तीसगढ़ के एक लोकप्रिय नर्तक उसका नाम बताना है और छत्तीसगढ़ में राउत नाचा जो महोत्सव है वो कौन से सन से प्रारंभ हुआ है और वर्तमान में किस शहर में हर साल आयोजित की जाती है। अगले नंबर का प्रश्न है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ए शिवनाथ नदी, बी महानदी, सी इंद्रावती नदी और डी अरपा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा बोला जा रहा है तो ऑप्शन नंबर बी जो है जो कि महानदी है। महानदी की जो कुल लंबाई है 858 किलोमीटर की है जो कि छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर की लंबाई तक बहती है और शेष जो है वो ओडिशा में
चली जाती है। याद रखें, महानदी का जो उद्गम है वो धमतरी जिले के सिहावा नाम के पहाड़ी से हुआ है। यदि हम लोग देखेंगे शिवनाथ नदी के बारे में, तो शिवनाथ नदी जो है वो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो कि 290 किलोमीटर बहती है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी तो महानदी 858 किलोमीटर के साथ में, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहती कितनी है तो 286, इसीलिए छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी बोले तो शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर के साथ में। साथ ही शिवनाथ नदी को देखा जाए तो ये दुर्ग संभाग की जीवन रेखा नदी है। इसके पश्चात में यदि हम लोग इंद्रावती नदी को देखें तो ये बस्तर संभाग की सबसे प्रमुख नदी है, जिसे बस्तर संभाग का जीवन रेखा कहा जाता है। और डी जो है सभी जानते हैं, अरपा नदी जो है वो बिलासपुर की जीवन रेखा है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि इंद्रावती नदी और अरपा नदी की कुल लंबाई कितनी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए महानदी, बी इंद्रावती नदी, सी संखिनी नदी और डी डंकिनी नदी। सही आंसर हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी पर बस्तर जिले में स्थित है, और इसे सबसे चौड़ा जलप्रपात होने के कारण ही भारत का नियाग्रा कहा जाता है। अब कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नियाग्रा वाटरफॉल जो है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल सिरपुर जो है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है और यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर स्थित है। ए महानदी, बी खारून नदी, सी हसदेव और डी जोक नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महानदी के किनारे पर सिरपुर जो है वो बसा हुआ है, और यहाँ पर ये लक्ष्मण मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर में कौन से देवता का प्रतिमा है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यदि देखें खारून नदी, तो खारून नदी के तट पर ही रायपुर शहर जो है वो बसा हुआ है। हसदेव नदी को देखेंगे तो हसदेव नदी जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरू, भरतपुर जिले से निकलती है और कोरबा जिले में भी बहती है। अगला प्रश्न है जो कि इसका लास्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी संकटग्रस्त प्रजाति सुरक्षित है। ए पहाड़ी मैना, बी जंगली भैंसा, सी सोन चिड़ैया या फिर मोर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहाड़ी मैना। अब आपको इसमें जंगली भैंसा और पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। इनसे संबंधित प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप अपने प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ये सेशन कैसा लगा इस पर भी अपना प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। यदि डिटेलिंग जो है ज़्यादा लगने लगा तो फिर आप ज़रूर इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम केवल डायरेक्टली प्रश्न के आंसर पर ही बात कर सकें। धन्यवाद।